एक ऐसा वक्त जब ईरान ने अमेरिकियों को बंधक बना लिया था। 444 दिनों तक ईरान के लोगों ने अमेरिकियों को घुटनों पर बैठाया था। दरअसल ये कहानी शुरू होती है 1936 से, जब ईरान में रजा पहलवी राज किया करते थे। रजा ने अपने देश में हिजाब और बुर्के पर बैन लगा दिया था। 1949 में एक नया संविधान लागू हुआ, जिसके बाद 1952 में मोहम्मद मुश्तिक प्रधानमंत्री बने, लेकिन उनका तख्ता पलट हो गया। इसके बाद एक बार फिर रेजा पहलवी ही देश के सबसे प्रमुख व्यक्ति बने। रेजा की विचारधारा पश्चिमी देशों से मेल खाती थी, इसीलिए लोगों ने रेजा को अमेरिका की कठपुतली भी कहा। रेजा के सबसे बड़े विरोधी का नाम था अयातुल्लाह रूहुल्लाह खामनेई। 1964 में पहलवी ने अयातुल्लाह को देश निकाला दे दिया था। इसी बीच 1963 में ईरान के राजा रेजा ने श्वेत क्रांति का ऐलान किया। कहा जाता है कि ये सब अमेरिका के आदेशों पर हो रहा था। ये आर्थिक तौर पर एक बड़ा सुधार था। 1973 में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें गिरने लगीं। ईरान में जगह जगह पर प्रदर्शन होने लगे। कहा जाता है कि मौलानाओं ने देश में प्रदर्शन शुरू कर दिए थे, जो शायद फ्रांस में बैठे अयातुल्लाह के आदेशों पर हो रहा था। 1979 को रेजा पहलवी ने अपने परिवार के साथ देश छोड़ दिया और जाते जाते देश की कमान सौंपी देश के विरोधी नेता शापोर बख्तियार के हाथों में। शापोर बख्तियार ने खामनेई को देश में आने की इजाजत दी, लेकिन शर्त थी कि प्रधानमंत्री बख्तियार रहेंगे। बख्तियार के प्रधानमंत्री बनने के बाद भी देश दंगों और प्रदर्शनों में जलता रहा। 1979 में खामनेई वापस देश लौटे। खामनेई ने मेहदी बाज़ारगान को अंतरिम प्रधानमंत्री बना दिया, यानी एक देश में दो प्रधानमंत्री हो गए। यहाँ सेना में भी फूट पड़ने लगी। वक्त के साथ देश की जनता खामनेई के साथ आ गई और सरकार कमजोर पड़ गई। साल 1979 में मार्च में ईरान में जनमत संग्रह हुआ। इस जनमत संग्रह में ईरान के 90% लोगों ने ईरान को इस्लामिक रिपब्लिक बनाने के पक्ष में वोट किया, जिसके बाद ईरान का नया नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान हो गया। जैसे ही खामनेई के हाथों में सत्ता आई, वैसे ही ईरान में नया संविधान बनाने का काम किया गया। ये नया संविधान इस्लाम और शरिया के आधार पर था। विरोधियों के द्वारा इसका खूब विरोध हुआ, लेकिन खामनेई ने साफ कहा कि नई सरकार को 100% इस्लाम पर आधारित कानूनों के तहत काम करना चाहिए। इस संविधान के विरोध हुए, लेकिन उसके बाद भी 1979 में आखिर में नए संविधान को ईरान ने स्वीकार कर लिया। 1979 से पहले ईरान उसी तरह से जीता था जैसे दूसरे पश्चिमी देश जीवन जीते थे, लेकिन इस संविधान के लागू होने के बाद न तो ईरान में महिलाओं को पश्चिमी कपड़े पहनने की छुट्टी मिली और न ही हिजाब पहनने की आदत। ईरान में इसी दौरान एक ऐसी घटना हुई जिसने अमेरिका को घुटनों पर ला दिया। बताया जाता है कि ईरान के शासक इसी दौरान रेजा पहलवी अमेरिका गए थे। लोगों के द्वारा रेजा को वापस भेजने की मांग चलती रही, लेकिन अमेरिका इसे ठुकराता रहा। 4 नवंबर 1979 को तेहरान में स्थित अमेरिकी दूतावास के बाहर इस्लामिक छात्र जमा हो गए। इन सभी छात्रों ने अमेरिकी दूतावास पर कब्जा कर लिया। छात्रों के आंदोलन को खामनेई का समर्थन भी हासिल था। कई दिन बीत गए, लेकिन प्रदर्शनकारी अमेरिकी दूतावास से टस से मस नहीं हुए। संयुक्त राष्ट्र की पहल का भी इस पर कोई फायदा नहीं हुआ। आपको बता दें कि इस दूतावास में अमेरिका के लगभग 66 लोग बंधक थे। इनमें से कई बंधकों को समय समय पर रिहा किया गया। सबसे पहले 15 नवंबर को एक इटालियन कुक को रिहा किया गया। 17 नवंबर को खामनेई ने कहा कि बंधकों में सभी महिलाओं, बच्चों और अश्वेत नागरिकों को रिहा कर दिया जाए। इसी तरह 13 बंधकों को ईरान ने रिहा कर दिया। इनमें 8 अश्वेत नागरिक और 5 महिलाएं शामिल थीं। लेकिन अभी भी ईरान के चंगुल में 52 अमेरिकी बंधक फंसे हुए थे। इन्हें चंगुल से निकालना एक बड़ी चुनौती थी। ईरान के लोग किसी भी हालत में इन 52 कैदियों को छोड़ने को तैयार नहीं थे, कम से कम एक बड़ी कीमत लिए बिना तो बिल्कुल नहीं। इसी बीच अमेरिका ने एक तगड़ी चाल चलकर सबको हैरान कर दिया। दरअसल कनाडा की एक फिल्म क्रू की शूटिंग उसी वक्त तेहरान में हो रही थी जब ये आंदोलन चल रहा था। तभी कनाडा दूतावास ने 6 अमेरिकी नागरिकों को कनाडा का नागरिक बताया, अपने हाथ छिपाया और नकली पासपोर्ट बनाकर उन्हें वहां से बाहर निकाल लिया। बताया जाता है कि CIA और कनाडा सरकार ने मिलकर आर्को नाम का एक फरेब रचा और अमेरिकी नागरिकों को कनाडा का नागरिक बताकर बाहर निकाल लिया। इन कैदियों को छुड़ाने के लिए प्रेसिडेंट जिमी कार्टर ने पूरी ताकत लगाई थी, लेकिन ईरान कहां डरने वाला था। बताया जाता है कि अमेरिका ने तेल के इंपोर्ट पर रोक लगा दी थी। कार्टर के आदेश पर अमेरिका में ईरान की सारी संपत्ति जब्त कर ली गई थी। अमेरिका में ईरान के सारे 183 डिप्लोमेट्स को हटा दिया गया था। यहाँ तक कि UN की सिक्योरिटी काउंसिल ने 31 दिसंबर 1999 को एक प्रस्ताव भेजा, जिसमें ईरान को 7 जनवरी तक की मोहलत दी गई कि वो अमेरिकी बंधकों को रिहा करे, वरना उन पर और प्रतिबंध लगेंगे।
लेकिन ईरान इस पर भी राजी नहीं हुआ, बल्कि ईरान ने उल्टी धमकी दी कि अगर किसी ने कुछ और करने की कोशिश की तो वो अमेरिका के इन बंधकों को जिंदा जला देगा। इसके बाद भी कार्टर ने एक और प्लान बनाया। अमेरिका ने एक सैन्य ऑपरेशन चलाया जिसे नाम दिया गया ईगल क्लो। इस प्लान के मुताबिक अमेरिकी वायुसेना के सैनिकों को दूतावास के कंपाउंड में उतारा जाना था। वहां से अमेरिकी सेना बंधकों को छुड़ाकर वापस ले जाती। लेकिन जिस दिन इस ऑपरेशन को चलाया गया उसी दिन रेगिस्तान में एक तगड़ी आंधी उठी, जिसकी चपेट में अमेरिका के कई विमान आए और उनमें कई तकनीकी गड़बड़ियां आ गईं। एक बहुत बड़ा ट्रांसपोर्ट प्लेन C-123 टेक ऑफ करते ही क्रैश हो गया, जिसमें 8 सैनिक मारे गए। जिमी कार्टर को ऑपरेशन ईगल क्लो को कैंसिल करना पड़ा। 1980 में जिमी कार्टर अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव हार गए और रोनाल्ड रेगन नए राष्ट्रपति बने। अमेरिका इस मामले को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले गया। 24 मई 1980 को कोर्ट ने कहा कि ईरान बंधकों को रिहा करे। बदले में अमेरिका भी ईरान की जब्त की गई संपत्ति को वापस लौटाए, लेकिन ईरान ने इस फैसले को नहीं माना। इसी दौरान ईरान के नेता पहलवी की मौत हो गई। ईरान पर दुनिया भर से दबाव आने लगा। 12 सितंबर 1980 को खुमनेई ने कुछ शर्तों के साथ अमेरिकी बंधकों को रिहा कर दिया। ये शर्तें थी, अमेरिका शाह की सारी संपत्ति ईरान को लौटाएगा, ईरान पर वो किसी तरह का कोई दावा नहीं करेगा, अमेरिका में भी जब्त की गई ईरान की सारी संपत्तियां वापस की जाएंगी, अमेरिका ईरान में किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। और एक और शर्त थी जिसे बाद में हटा लिया गया। ये शर्त थी, अमेरिका ईरान से माफी मांगेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।